बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं एडी होप की पोएम द डेथ ऑफ द बर्ड के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एडी होप का पूरा नाम था एल्विक डरविंट होप, जो कि एक फेमस ऑस्ट्रेलियन पोएट, क्रिटिक और एकेडमिक है, जिनका जन्म 1907 न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और डेथ 2000 में हुई थी। उन्होंने ये पोएम द डेथ ऑफ द बर्ड इंक्लूड करी थी अपनी डेब्यूट पोएट्री कलेक्शन द वंडरिंग आइलैंड्स में, जो कि अपीयर हुई थी 1948 में। तो चलिए आज हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ के समझते हैं। पोएम की शुरुआत में स्पीकर बोलते हैं, फॉर एवरी बर्ड देयर इज दिस लास्ट माइग्रेशन, वंस मोर द कूलिंग ईयर kindles her heart. With a warm passage to the summer station, love pricks the coast in light across the chart. दोस्तों, इन लाइनों में स्पीकर कहते हैं हर बर्ड का एक लास्ट माइग्रेशन होता है, यानी उसकी जिंदगी का आखिरी सफर। ठंडी साल की शुरुआत उसके अंदर एक नई ऊर्जा जगाती है। उसका समर एक स्टेशन यानी कि गर्म इलाके की तरफ सफर करता है। उसकी जो जर्नी होती है एक गर्म इलाके की तरफ जाती है और ये एक नेचुरल इंस्टिक्ट है और लव के सिग्नल से होता है। यानी कि हर एक चिड़िया की एक लास्ट जर्नी जरूर होती है और प्यार है जो उसे गाइड करता है उसकी जर्नी में। दोस्तों, इन लाइनों में किंडल्स हर हार्ट जो है पर्सोनिफिकेशन रिलेटेड डिवाइस दिखाता है, जहाँ पे चिड़िया को ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे मेटाफोर का भी यूज किया है। लव गाइडिंग द बर्ड अक्रॉस अ चार्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टिक्ट या फिर बायोलॉजिकल ड्राइव को। आगे स्पीकर कहते हैं ईयर आफ्टर ईयर अ स्पेक ऑन द मैप डिवाइडेड बाय अ होल हेमिस्फीयर समन्स हर टू कम season after season, sure and safely guided. Going away, she is also coming home. यहाँ पे स्पीकर बोलते हैं बर्ड का सफर, उसकी जर्नी हर साल रिपीट होती है, जैसे एक छोटी सी पॉइंट मैप पर है। पूरे हेमिस्फेयर के क्रॉस करके भी बर्ड अपनी मंजिल तक पहुंचती है। हर डिपार्चर एक रिटर्न भी होता है, जैसे जाते जाते वो अपने घर का रास्ता भी तय करती है। ये माइग्रेशन जो है वो चलता जाता है। दोस्तों, लिविंग इज ऑल्सो कमिंग होम जो है, ये लाइन एक पैराडॉक्स है जो दिखाती है कि हर मंजिल जिसका एक एंड पॉइंट होता है, जिसकी डेस्टिनेशन होती है, वहीं से एक नई मंजिल की शुरुआत भी होती है। आगे स्पीकर बोलते हैं एंड बीन होम मेमोरी बिकम्स अ पैशन with which she feeds her brood and straws her nest, aware of ghosts that haunt the heart's possession, exiled love mourning within the breast. यहाँ पे स्पीकर कहते हैं जब बर्ड घर पहुंचती है, उसकी यादें और इंस्टिक्ट एक पैशन बन जाती है। अपने चिक्स के लिए, अपने बच्चों को वो फीड करती है, घोंसला बनाती है, नेस्ट बनाती है। साथ ही वो अपने अंदर के गोस्ट या पुराने इमोशंस को महसूस करती है, जैसे एक्साइल्ड लव, पुराने पार्टनर्स या इंस्टिंक्ट का कोई दुख। यानी कि जब वो चिड़िया अपने घर पहुंचती है तो अपने बच्चों को खाना देती है, अपने घर को बनाती है, जो कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। और साथ ही साथ वो अवेयर होती है अपने पास्ट लॉसेस के लिए भी, जो उसके दिल को सताते हैं। दोस्तों, इन लाइनों में पर्सोनिफिकेशन रिलेटेड डिवाइस का यूज किया गया है क्योंकि मेमोरी को एज पैशन बताया गया है। साथ ही गोस्ट जो है वो सिंबलाइज करते हैं लॉस्ट मेट और अनफुलफिल्ड इंस्टिंक्ट्स को। आगे स्पीकर कहते हैं द सेंट्स आर ग्रीन विद द mirage of valleys. The palm tree cast a shadow not its own. Down the long arcing trail of temple or a palace blows a cool air from new landscapes of stone. Means the bird encounter deceptive landscape, mirages, false shadow, unexpected winds, which may mislead her instinct. यानी कि नेचर का इल्यूजन और कंफ्यूजिंग लैंडस्केप बर्ड के लिए मेटाफोर है। रियलिटी और एक्सपेक्टेशन का क्लैश है। हर शेडो, एयर और वैली एक इल्यूजन है, एक मिसलीडिंग गाइड है उस चिड़िया के लिए। दोस्तों, यहाँ पे जो मिराज है वो सिंबलाइज करता है अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ और डेथ को। उस बर्ड को नहीं पता कि आगे जिंदगी में उसकी जर्नी के दौरान जब वो मिराज से गुजरती है, लैंडस्केप से गुजरती है, बड़े बड़े टेम्पल और पैलेसेस से गुजरती है, उसको नहीं पता कि क्या उसकी जिंदगी में अब आगे होने वाला है। एक अनसर्टेनिटी है। आगे स्पीकर कहते हैं एंड डे बाय डे द विस्पर ऑफ लव ग्रोज स्ट्रॉन्गर,
That delicate voice, more urgent with despair, custom and fear, centering her no longer, drives her at last on the waste leagues of air. Means the bird drive grows daily, unstoppable, guiding her across vast air bases. यानी कि बर्ड का नेचुरल इंस्टिंक्ट यानी कि जो प्यार है रोज ज्यादा अर्जेंट हो जाता है। पहले वो फियर और हैबिट से बंधी हुई थी, अब वो अपने इंस्टिंक्ट के प्रेशर में ओपन स्काई की तरफ उड़ती है। आगे स्पीकर बोलती है a vanishing speck in those inane dominions, single and frail, uncertain of her place, alone in the bright host of her companions, lost in the blue unfriendliness of space. That means the bird seemed insignificant, lost, alone, despite being part of a flock in the immense indifferent sky. यानी कि बर्ड एक टाइनी स्पेक है यूनिवर्स में जो काफी नाजुक है, अनश्योर है अपनी अपनी जगह से। वैसे तो वो जो बर्ड है वो अकेली नहीं है, वो बाकी बर्ड्स के साथ है, लेकिन इतने बड़े खुले आसमान में वो अकेली दिखती है। आगे स्पीकर बोलते हैं शी फील्स इट क्लोज नाउ द अपॉइंटेड सीजन द इनविजिबल थ्रेड इज ब्रोकन एज शी फ्लाइज सडनली विदाउट वार्निंग विदाउट रीजन द गाइडिंग स्पार्क ऑफ इंस्टिंक्ट विंग्स एंड डाई। That means the final instinct fails suddenly, leaving the bird directionless. यानी बर्ड का लास्ट इंस्टिंक्ट भी काम कर रहा है, मगर एक मोमेंट पे वो गाइडेंस खत्म हो जाती है। इंस्टिंक्ट यानी जो थ्रेड है वो ब्रेक हो जाता है और बर्ड यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है। दोस्तों ये जो थ्रेड है वो मेटाफोर है, सिंबलाइज कर रहा है फेट को, किस्मत को। आगे स्पीकर बोलते हैं Try as she will, the trackless world delivers. No way, the wilderness of light no sign. Immense, complex, counters of hills and river mock her small wisdom with their vast design. यानी कि बर्ड जितनी भी कोशिश करे, दुनिया का वास्टनेस और कॉम्प्लेक्सिटी उसके लिए इम्पॉसिबल है। नेचर का साइज और कॉम्प्लेक्सिटी बर्ड की अंडरस्टैंडिंग का मजाक उड़ाता है। यहाँ पे हिल्स एंड रिवर्स को पर्सोनिफिकेशन डिवाइस के अंदर देखा जा सकता है, जहाँ पे मॉक हर विजडम यानी कि हिल्स और रिवर्स जो है उस चिड़िया के ज्ञान पर मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों इन लाइनों में बेसिकली स्पीकर ये बताना चाहते हैं कि वो बर्ड इतनी छोटी है कि वो पूरी दुनिया को अकेले नेविगेट नहीं कर सकती, घूम नहीं सकती। आगे स्पीकर बोलते हैं द डार्कनेस राइजेस फ्रॉम द ईस्टर्न वैली एंड द विंड्स बफर हर विद देयर हंग्री ब्रेथ and the great earth with neither grief nor malice receives the tiny burden of her death. यानी कि bird dies alone, nature indifferent है, यूनिवर्स जो है कामली बर्ड को रिसीव कर रहा है। डार्कनेस और विंड ने बर्ड को ओवर पावर कर लिया है और दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई दुख है ना कोई गुस्सा है, सिंपली बर्ड जो है डेथ को एक्सेप्ट कर लेती है। दोस्तों एक बार फिर से इस पोएम की ओवरऑल समरी को समझते हैं। ये पोएम एक बर्ड के आखिरी माइग्रेशन के अराउंड सेंटर्ड है। हर साल बर्ड माइग्रेट करती है इंस्टिंक्ट और लव के गाइडेंस में अपने समर या होम स्टेशन की तरफ। ये जर्नी एक तरह से जिंदगी और डेथ का मेटाफोर है। बर्ड का घर और ब्राउड उसके लिए पैशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंबल है, लेकिन उसके अंदर पुरानी यादें और एक्साइल्ड लव भी हॉन्ट करता है। जैसे जैसे जर्नी आखिरी स्टेज पे आती है, बर्ड का इंस्टिंक्ट भी फेल होता जाता है, वो डायरेक्शनलेस होती है, वो खो जाती है बड़े से आसमान में। नेचर के वास्टनेस और यूनिवर्स के इनडिफरेंस बर्ड को ओवरवॉर्म कर लेते हैं। आखिर में बर्ड मर जाती है और अर्थ उसके टाइनी बर्डन बिना किसी ग्रीफ या मैलिस के रिसीव कर लेता है। पोएम का मूड सॉम्बर है और ये लाइफ के इनएविटेबिलिटी और डेथ के नेचुरल साइकिल को दिखाता है। दोस्तों आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।